दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने पिछले 10-11 साल से इस देश में केवल विपक्ष को कुचला है। वो असहमतियों की आवाजें, जिन्होंने सरकार से सवाल किए हैं, जिन्होंने भाजपा की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं, वो विश्वविद्यालय की आवाजें, जिन्होंने सरकार से अपने अधिकार मांगे हैं, शिक्षा को लेकर के बजट बढ़ाने की बात की है, उन आवाजों को कुचलने में ये सरकार बेहद माहिर है। आपदा में अवसर तो तलाशना कोई मोदी जी से सीखे। कोरोना काल हो, नोटबंदी हो, या फिर अब पुलवामा की घटना के बाद जो पाकिस्तान पर भारतीय सेना ने अपना पराक्रम लहराया, उस पराक्रम में अवसर तलाशना हो, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना हो, या प्रोफेसर अली खान जैसे लोग, नेहा सिंह राठौर जैसे लोग, या मेदुसा जैसी महिलाएं, उनकी आवाजों को बंद करना हो। छोड़ा तो इन्होंने उन विदेश सचिवों को भी नहीं, उस बेटी नरवाल को भी नहीं, और उत्तराखंड की वो नेगी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि वो ताकतें इस देश में सत्ता में बैठी हुई हैं जो बेहद बेहद आक्रामक, खतरनाक और इतनी क्रूर हैं कि इस देश के लोकतंत्र को बचाना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाना बेहद कठिन है। इसी दौर में एक जो मुखर आवाज और एक बेहद नैतिक व्यक्ति, बेहद ईमानदार शख्सियत, जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा करके भारत जोड़ो यात्रा की, जिसने इस देश में बढ़ती नफरत और हिंसा के बीच में मोहब्बत का पैगाम दिया, जो देश को विभाजन की तरफ ले जाने वाली सत्ता थी, उसके सामने देश को जोड़ने की बात कही, उस राहुल गांधी से कितना डरते हैं ये। वो राहुल गांधी जिन्होंने, और पूरी विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने पहलगाम की आतंकी घटना के बाद सरकार को फ्री हैंड दिया। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के साथ अपनी आवाज को बुलंद करके और उन आतंकवादियों का हिसाब किताब करने की बराबर मांग की, और सरकार को कहा कि जो भी सरकार करेगी उस फैसले में हम शामिल होंगे। लेकिन सवाल उस समय उठा जब सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया, और फिर भारत की तरफ से हुआ, पाकिस्तान के विदेश विभाग की तरफ से हुआ। लेकिन सवाल ये था कि शिमला समझौते में जिस पाकिस्तान और भारत दोनों ने ये समझौता किया था कि कोई तीसरा व्यक्ति हमारे बीच इन्वॉल्व नहीं होगा, चाहे युद्ध का मामला हो या फिर व्यापार का, संधि का, किसी समझौते का। लेकिन क्या वजह है कि ट्रंप के आगे, या इंग्लैंड जो दावा कर रहा है, इंग्लैंड के आगे नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए। वहीं से सवाल खड़ा हुआ, और एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जब ये बयान दिया कि हमने पाकिस्तान की फौज को पहले ही बता दिया था कि हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं, उसके बाद जब राहुल गांधी ने यह सवाल किया कि जनाब विदेश मंत्री अब यह भी बताएं कि हमने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया है और हमारी फौजों को कितना नुकसान हुआ है, यहीं से वो सवाल इतना चुभने लगा कि राहुल गांधी को ही किसी तरीके से खारिज करने और उनका दानवीकरण करने की कोशिशें शुरू हो गई। ये पहली पार्टी और सरकार है जिसने तो सेना को भी टूल की तरह इस्तेमाल किया। दोस्तों, जिस बात को मैं कहने जा रहा हूं उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, और ये सोचिएगा कि भारत के आजादी के बाद के इतिहास में क्या कभी ऐसा हुआ है। भारतीय सेना ने कल एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें पाकिस्तान की शाहीन जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको मारते हुए दिखाया था।
पाकिस्तान की तरफ से इस पर ऑब्जेक्शन किया गया कि ये वीडियो बनाया हुआ है, ये वीडियो सच नहीं है और आपने हमारी शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल को गिराते हुए कैसे दिखाया। इस ऑब्जेक्शन के बाद भारत की सेना की तरफ से जारी ये वीडियो हटा लिया गया। क्या ये वास्तव में सेना की तरफ से गया था या सेना को निर्देश दिए गए थे कि इस तरह का दिखाना है, और सेना का जो अपमान हुआ है उसका असली गुनहगार कौन है? क्या इस सरकार ने, हिंदुत्ववादी इस सत्ता ने, क्या आप सेना को भी टूल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? बेहद शर्मनाक। और ऐसे में जब राहुल गांधी ये सवाल पूछ रहे हैं कि जरा बताया जाए कि हमारे कितने लड़ाकू विमान गिरे, कितना हमारा नुकसान हुआ, कितने शहीद हुए और हमने इस युद्ध में क्या हासिल किया, ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या हासिल किया, इस सवाल का जवाब नहीं दे पाने के, और राहुल गांधी की जो इस समय राजनीति चल रही है, राहुल गांधी ने जो बराबर इस समय अपनी बात को जारी रखा है, उससे घबरा करके राहुल गांधी को पूरे तरीके से उनका नकारात्मक फेस बनाने के लिए जो असीम मुनीर हैं, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, उसकी आधी फोटो के साथ राहुल गांधी की आधी फोटो लगा करके दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया गया। यह बेहद और बेहद निंदनीय है, अपमानजनक है और इस पर तो मानहानि का केस होना चाहिए। लेकिन ये बहुत निर्लज्ज किस्म के लोग हैं। दरअसल इनके डीएनए में ही कभी देशभक्ति नहीं है। इन्होंने कभी राष्ट्र के लोगों को प्रेम ही नहीं किया। इन्हें केवल प्रेम है तो सत्ता से, और फिर अपने ही लोगों की छाती पर बैठ करके ये उनका रक्त चूसने वाले लोग हैं। पूरा इतिहास आप उठा करके देख लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर की फिलॉसफी को अगर मैं आधार बना करके कहूं तो इनके जो पुरखे रहे हैं, उन्होंने किसी भी विदेशी हमले का कभी भी सामना नहीं किया, सक्षम नहीं हुए, हमेशा असफल रहे। और उसकी वजह यह थी कि कभी वो आदत ही नहीं है। और यही वजह है कि विदेशी जो आक्रमणकारी आए वो यहां पर सफल होते चले गए। और आज वो, हम उनसे उम्मीद करें कि साहब विदेश नीति उनकी बहुत अच्छी होगी। बेहद आश्चर्यजनक है कि पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर करने वाला भारत, मैं सेनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, सेना को तो ऑपरेशनल छूट होती है, उनको जो कहा जाता है वो अपने तरह से फिर करती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है कि तमाम देशों के साथ वो अपने संबंधों को मजबूत करे और अपने पक्ष में एक नैतिक समर्थन जुटाए। लेकिन क्या वजह है कि भारत के पक्ष में कोई भी नहीं था, केवल और केवल अफगानिस्तान का तालिबान था, जिसने साथ भी दिया, वो भी शर्मनाक। तुर्किस्तान, तुर्की के साथ जो आपने संबंध बनाए थे, और मोदी जी ने कई बार मुलाकात की अर्दोगान के साथ, और वो व्यक्ति पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर के भारत के खिलाफ इस पूरे ऑपरेशन में साथ दे रहा था पाकिस्तान का। चाइना साथ में खड़ा हुआ था। अमेरिका ने तो आपकी नाक ही काट ली। माने ये जो सत्ता है उसकी, ये देश और सेना दोनों को अलग रखना पड़ेगा। ये देश किसी की बपौती नहीं है। जो लोग सत्ता में हैं उन्होंने केवल देश का यूज किया है, देश के लोगों का सिर्फ यूज किया है अपने अपने तिजोरियां भरने के लिए, संसाधनों को जुटाने के लिए। देखिए 10 साल के भीतर भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा जिला बचा जहां पे ऑफिस ना बन गए हो। कहीं कहीं तो 3 सितारा 4 सितारा बने हुए, बड़े बड़े होटलों की तरह। तो देश के संसाधनों को लूटना, उन पर कब्जा जमाना और यहीं के लोगों को गुलाम बना करके उनकी छाती पर बैठ करके और सारी सत्ता को संचालित करना, यही एक फितूर और फितरत रही है। इन्होंने कोई बड़ी सफलता को न कोई लड़ाई में और न कहीं और हासिल की। विदेश नीति तो बहुत दूर की बात है। ये वो लोग हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के ही अगर थीसिस का सहारा लेकर के कहें तो हमेशा इस देश में एक क्रांति का भी इतिहास रहा है, और उस क्रांति में आज राहुल गांधी अगर उन बुनियादी सवालों को खड़ा कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं।
लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जहां से ये सत्ता डिगी हुई है, उस सत्ता को सबसे ज्यादा चुनौती मिल रही है, सबसे ज्यादा परेशान है, तो वो राहुल गांधी के सवाल हैं, जो सवाल उन्होंने बिहार के दरभंगा में उठाए थे। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ और नरेंद्र मोदी वापस तत्काल अरब से लौट के आए, तो गए कहां? जाना चाहिए था कश्मीर, पहलगाम जाना चाहिए था, लेकिन पहुंचते हैं बिहार, और बिहार में भी चुनावी सभा को संबोधित करें। तो चुनावी सभा ही थी, और वहीं नीतीश कुमार के साथ खीसे निपोर रहे थे। मैं ये बहुत होशो हवास में ये बात कह रहा हूं। एक निर्लज्जता भरी हंसी, जहां पर हमारे 26-27 लोग मारे गए हों आतंकी हमले में, वहां एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हंसी ठिठोली कर रहा हो मंच पे। शर्म उनको मगर नहीं आती। तो वो राहुल गांधी जब दरभंगा जाते हैं, पहले पहलगाम भी जाते हैं, कानपुर भी आते हैं, और वो हिमांशी नरवाल के घर भी जाते हैं दर्द बांटने, दुख बांटने, लेकिन नरेंद्र मोदी कहीं नहीं गए। वही राहुल गांधी जब दरभंगा जाते हैं तो पूरा ताकत से उनको उस अंबेडकर हॉस्टल में दाखिल नहीं होने दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी पैदल चल के और पहुंचते हैं, 144 धारा तोड़ते हैं, एफआईआर दर्ज होती है, उन्होंने कहा कि ये तमगे हैं मेरी छाती पर, लेकिन जो कहना था वो कह करके आते हैं। और वहां पे जो उस हॉस्टल में रहने वाले जो स्टूडेंट्स थे, जिनके पास असली डिग्रियां थीं, जो एजुकेट होना चाहते हैं, जो नौकरियां चाहते हैं, लेकिन ये सत्ता क्या चाहती है? उनको गुलाम बनाए रखने के लिए उनके हाथ में कटोरे पकड़ा दिए जाए, और फिर कल को वो कटोरे भी छीन करके उन्हें सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनाया जाए। अभी आप उनके भीतर का जो उत्साह है, जो आत्मविश्वास है, उनको खत्म करिए, और आत्मविश्वास खत्म करके उनको गुलाम बना लीजिए। फिर वो वही गुलाम कहेगा कि मेरा मालिक बहुत अच्छा है। इसलिए वो एजुकेट नहीं करना चाहते, इसलिए वो नौकरियां नहीं देना चाहते। और राहुल गांधी हैं, जब ये कहते हैं कि हम जाति जनगणना के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को हमने झुका दिया, मजबूर कर दिया कि कहें कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, और रिजर्वेशन की जो सीमा है 50%, उस सीलिंग को भी खत्म करना है हमको। यानी इस देश का जो वंचित तबका है, जो बहुजन समाज है, उसके भीतर जो आत्मविश्वास कहीं अभी कमजोर पड़ा, उस आत्मविश्वास को फिर से मजबूत करना, उसके वैचारिकी को मजबूत करना, उसके भीतर सपने पैदा करना। एजुकेशन, और वो डिग्रियां याद आती हैं डॉक्टर अंबेडकर की, वो अंबेडकर का संदेश याद आता है कि जो शिक्षा हासिल करता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। और अंबेडकर ने तो यहां तक कहा था कि इतिहास शेरों का होता है, इतिहास सियारों का नहीं होता, भेड़ों का नहीं होता। तो उस इतिहास की इबारत को अगर मजबूत करना, उसको लिखना है, तो हाथों में वो कलम होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, और एजुकेशन, नॉलेज ये होना चाहिए, और वो अवसर भी होने चाहिए। क्योंकि इस देश में असमानता और अन्याय के पीछे एक बड़ा कारण ये रहा कि लोगों को समान अवसर हासिल नहीं थे। समान अवसर अगर रहते तो इस देश का वो वंचित तबका कभी इस तरह से वंचित नहीं होता कि उसका आत्मविश्वास भी खत्म कर दिया गया था। आजादी के बाद, आजादी के आंदोलन के स्ट्रगल में अगर उसने वो आत्मविश्वास हासिल किया, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, भगत सिंह के विचारों, उनके नेतृत्व में, और आज वो अगर अपने भीतर की उस ऊर्जा को जुटा करके इस देश के डेवलपमेंट में अपनी भूमिका अदा करना चाहता है, अपने बच्चों की परवरिश चाहता है, एजुकेशन चाहता है, नौकरियां चाहता है, तो फिर उसके उस आत्मविश्वास को, उन सपनों को कुचल देना चाहती है सत्ता। राहुल गांधी इन सपनों को हवा दे रहे हैं, राहुल गांधी इन उम्मीदों को फिर से पैदा कर रहे हैं, ये लौ पैदा कर रहे हैं, और इसीलिए ये सत्ता बौखलाई हुई है, डरी हुई है, और इसीलिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ के मुखौटे के साथ राहुल गांधी का मुखौटा जोड़ करके उनको देशद्रोही, गद्दार और पाकिस्तानी बताया जा रहा है। जो ये साजिश है, वो साजिश कभी पूरी होने वाली नहीं है। अब नकाब उठ गए हैं उन लोगों के चेहरे से जो इस देश में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इस देश की सेना
और इस देश के शौर्य लोगों के साथ भी वो समझौते कर रहे हैं। पहलगाम में जिन लोगों को मारा गया, उन आतंकवादियों के सिर कहां हैं? ये देश पूछ रहा है। ये देश पूछ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में आपने क्या हासिल किया है और क्या भारतीय सेना को नुकसान हुआ है, ये तो बताना पड़ेगा। राहुल गांधी की अगर फोटो को आमिर मुनीर के साथ, वहां के आर्मी चीफ के साथ जोड़ देने से ये सवाल बेमानी नहीं हो जाएंगे, सवाल तो पूछे जाएंगे। इस देश के बहुजन तबकों में अगर राहुल गांधी एक ऐसे लीडर के रूप में सामने आ रहे हैं जो इस देश की आखिरी उम्मीद है, नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा तकलीफ यहीं से। और इसीलिए राहुल गांधी को फिर से उनका दानवीकरण करना, उनके स्याह छवियों को फिर से गढ़ना, ये उनका शगल हो गया है और ये चलने वाला नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद।